हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं अनंत सर अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम आप सभी के लिए इतिहास का लेक्चर पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर कौन है? 5वां। लेक्चर नंबर क्या है? 5वां है। तो देखिए, हम लोग क्या इतिहास पढ़ रहे हैं ना। इतिहास में हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली और जर्मनी का एकीकरण। उसमें एक टॉपिक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। यहाँ से क्या क्वेश्चन एक पूछता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ऑस्ट्रिया क्या है, ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में टकराने वाला क्वेश्चन है, यह पूछा गया है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या थी? सबसे बड़ी बाधा थी। चूँकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था, जिसका कहना था शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। देखिए कितना इस टॉपिक से छुपा हुआ क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि जो इटली का एकीकरण हुआ है ना, उसमें सबसे बड़ी बाधा कौन थी? सबसे बड़ी बाधा क्या थी? ऑस्ट्रिया थी। ऑस्ट्रिया क्यों थी? कि ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था क्या? नाम था जिसका नाम था मेटरनिख। मेटरनिख था ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था। इसका कहना था शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। बताइए ये कौन बात हुआ कि आप राजा बने हुए हैं भाई और शासन भी कर रहे हैं और जनता की भलाई नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या दिक्कत है कि नहीं? इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान रहा था। मतलब क्या रहा था? नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान क्या था, यही पूछता है। यह क्वेश्चन क्या है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान क्या रहा था। देखिए नेपोलियन क्या योगदान किया था, आपको नेपोलियन के जीवनी के बारे में आप लोग को बता चुके होंगे, और जब उसको याद होगा आप लोग को तो यह क्वेश्चन अपने आप से भी लिख लेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन अपने आप से भी लिख लेंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान रहा। इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान रहा। इन्होंने इटली और जर्मनी के एकीकरण को भौगोलिक परिस्थिति से क्या कर दिया? वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। भौगोलिक परिधियों से बाहर कर, मतलब भौगोलिक परिस्थितियों से बाहर कर वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब फ्रांस की क्रांति की राष्ट्रीयता का सिद्धांत का जन्म दिया। कौन दिया? नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए नेपोलियन एक अच्छा काम किया है कि 300 छोटे छोटे जो राज्य थे उनको 21 राज्यों में परिवर्तित किया, और 1806 में क्या दिया है? 1806 में। ये राजा कब बना? 1804 में, लेकिन 1806 में जर्मन राई राज संघ की स्थापना की। यही योगदान था इसका, आप याद रख सकते हैं। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हमारे जो PDF है ना, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ना पूछा हो। आप लोग को लास्ट में बता दिया जाएगा कि कौन क्वेश्चन कदम पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपना अगला क्लास देखते हैं। ठीक है, कह रहा है बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क कौन था? हेडिंग क्या है? बिस्मार्क। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्या? बिस्मार्क कौन था? कि बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था जो हीगेल के विचार से प्रभावित था। हीगेल एक दार्शनिक थे, उनके विचारों से प्रभावित कौन था? बिस्मार्क। यह राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश शासन, कट्टरवादी, उदारवादी समर्थक था। उदारवादियों का समर्थक था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का गठन किया। प्रशा का शासक विलियम प्रथम था।
यह जानता था कि जो विलियम प्रथम था यह क्या जानता था कि जब तक फ्रांस और ऑस्ट्रिया की पूरी तरह हार पराजय नहीं कर दिया जाता है, तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। मतलब कहने मतलब जब तक ऑस्ट्रेलिया, इसमें अहम भूमिका किसका है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का, ये दोनों जब तक नहीं हारेंगे, किसका कहना था, विलियम प्रथम का कहना था कि यह जब तक नहीं हारेंगे तब तक क्या होगा कि तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। यह काम कौन कर सकता है, तो बिस्मार्क ही कर सकता है। कौन कहा, विलियम प्रथम। तो आप यहाँ तक जब याद रख सकते हैं तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब आते हैं अपने यहाँ इस क्लास पे। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा। वहाँ पे बिस्मार्क के बारे में हम लोग जीवनी पढ़ लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा। तो जर्मनी का एकीकरण के लिए आपको पहले भी बता दिए गया है जर्मनी के एकीकरण में कि जर्मनी के एकीकरण में इसका क्या था, अहम योगदान था, क्योंकि यह प्रसा का चांसलर बन गया। यह प्रसा का चांसलर बना। विलियम प्रथम ने किसको चांसलर बनाया, तो बिस्मार्क को। इसका उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटाना। इसका एक अहम योगदान था, किसका, बिस्मार्क का। यह कहाँ का चांसलर बना, प्रसा का चांसलर बना। प्रसा का चांसलर पहले का कौन था, विलियम प्रथम था। इसका जो बिस्मार्क है उसका योगदान क्या रहा, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ को, मतलब ऑस्ट्रिया की सत्ता से मिटा देना। इसलिए इसका कहना था, क्या कहना था, इसके लिए मुझे चाहे आंतरिक या बाह्य युद्ध लड़ना क्यों ना पड़े। बताइए, इतना अच्छा काम करने के लिए ये भी कह रहा है व्यक्ति कि आंतरिक और बाह्य युद्ध क्यों ना हमें लड़ना पड़े, लेकिन तब पर भी जर्मन संघ को ऑस्ट्रिया से हटाने का, यानी कि मिटा देने का कार्य करेंगे हम। इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त का नीति का मतलब क्या होता है, लौह का मतलब हुआ है कि मतलब एकदम अपने आप से देश के प्रति लगाव, और रक्त की नीति मतलब चाहे हमें अपना रक्त क्यों ना बलिदान देना पड़े, तब तक भी हम अपने जर्मनी को आज़ाद कराएंगे। इसका कथन था भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का गठन करना होगा। इसने विशाल सेना का गठन भी किया। अब आते हैं क्या किया, इसने विशाल सेना का गठन भी किया, जिसमें सुविधा क्या क्या दे रहा था ये, जिसमें सेनाओं को क्या दे रहा था, उत्तम भोजन, यानी कि अच्छा भोजन, अच्छा व्यवस्था और सही समय पर वेतन भी देता था। कौन, जर्मनी का जो चांसलर बना, जो प्रसा का चांसलर था, जो क्या था, बिस्मार्क था, वो दे रहा था। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से मित्रता कर ली। देखिए, ऑस्ट्रिया को सत्ता से हटाना भी है जर्मन संघ से, और उससे मित्रता भी कर लिया। इस प्रकार यह कितने युद्ध लड़ा, 3 युद्ध लड़ा। अब आते हैं पहला युद्ध पे, पहला युद्ध क्या है, डेनमार्क का युद्ध। डेनमार्क से युद्ध, यह युद्ध राज्य और क्षेत्र को लेकर हुआ था, जिसमें बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर किया था। इसमें प्रसा को सोसलविंग और ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला, यानी कि 2 बड़े बड़े क्षेत्र मिले। क्षेत्र से मतलब हुआ था। डेनमार्क का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। प्रसा का चांसलर कौन था, बिस्मार्क। यहाँ से याद रखिएगा। अब दूसर का युद्ध क्या लड़ा वो, बिस्मार्क दूसर का युद्ध क्या लड़ा, ऑस्ट्रिया का युद्ध। इस युद्ध में प्रसा ने ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से हरा दिया। बताइए, इसमें दूसर का युद्ध हुआ, कौन सा दूसर का युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ। इसमें बुरी तरह किसकी हार हुई,
ऑस्ट्रिया की हार हुई। फ्रांस देखिए, फ्रांस प्रसा का युद्ध 1870 में लड़ा गया था। फ्रांस और प्रसा का युद्ध, यह युद्ध सेडोवा के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? सेडोवा एक जगह का नाम है, वहाँ पे मैदान मतलब फील्ड का नाम है, वहाँ पे लड़ा गया था। इसलिए स्पेन की गद्दी को लेकर यह युद्ध में ऑस्ट्रिया और फ्रांस की पूरी तरह हार हो गई। देखिए, इसमें गद्दी को लेकर हुआ था क्या? राजगद्दी, मतलब हम राजगद्दी चलाएंगे या हम राजगद्दी चलाएंगे। तो इसमें ऑस्ट्रिया और फ्रांस एक तरफ थे और वो भी अपने में लड़ रहे थे, लेकिन उसमें बिस्मार्क का भी चाल था। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया एक तरह से थे और प्रसा अकेले था, जो 1870 में लड़ा गया था। यहाँ तक डाउट है आप लोग को तो पूछ सकते हैं। इस तरह हार हो गई, मतलब फ्रांस की और बुरी तरह से हार होगी। अंततः बिस्मार्क ने पूरे यूरोप का मानचित्र बदल दिया। यहाँ तक कुछ डाउट है आप लोग को? पूछ लीजिए, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? देखिए, हमने कहा था आप लोग को लौह और रक्त की नीति आप लोग को उसी क्वेश्चन में आप लोग को समझा दिएगा। जब वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा तो ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए और यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया। यह कहाँ का चांसलर था? प्रसा का चांसलर था, जो कब बना था? 1862 में बना था। इसका कहना था भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का गठन करना होगा। ठीक है, भाषण से कुछ नहीं होगा। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ है। लेकिन अगर जब आपको यहाँ पे ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे अगर जब ये जो क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ने जर्मनी का क्या हुआ, तो ये क्या कहा है? भाषण नीति से कुछ नहीं होगा और जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का गठन करना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को क्वेश्चन में तंचो भी डाउट नहीं होगा। तो और कल हम लोग पढ़ेंगे काउंट काबूर कौन था और इसके कुछ महत्वपूर्ण, कल आप लोग का ये जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यह जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। फिर परसों दिन आप लोग का क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप लोग को PDF मिल रहा है। और जो बच्चे को जो दिक्कत हो रहा है PDF लेने में, चाहे ज्वाइन करने में क्लास, तो आप 74 93 86 46 87 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।